गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, क्या हाल है? गुड इवनिंग सर जी। बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। तो लगभग मैं ये समझ सकता हूँ कि टर्मिनल तक सबका हो गया। ठीक है ना? तो जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी बहुत चैट जीपीटी की हेल्प लो। नहीं समझ आए तो मुझे एरर ढंग से भेज देना करना, मैं खुद हेल्प लेके आपको बता दूंगा जितना मुझे पता होगा। ठीक है? तो फर्स्ट क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई, सेकंड क्लास भी हमारी हो गई, हमने उसको अच्छी तरीके से समझ भी लिया। और सेकंड क्लास के बाद अब हमारे पास जो आगे थर्ड क्लास आती है, वहाँ पे मैं सीधे स्विच करता हूँ। अब मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि वीडियोस भी हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर चुके हैं। तो अब चलते हैं, हमारे नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जो है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट। एक ये फाइल बनेगी इस नाम से, एंड कॉन्ट्रैक्ट स्लैश फ्लो डॉट टेक्स्ट। तो इन दो नाम से अब हम फाइल्स बनाने वाली हैं, बट इनकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट टेक्स्ट, नॉट डॉट जेसन, नॉट डॉट पीएनजी, नॉट अदर। इनकी है डॉट टेक्स्ट। क्यों डॉट टेक्स्ट है और ये दो फाइल्स अब क्या करेंगे आगे, अब हम आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट, ये फाइल हमें क्या बताती है? अब आपको याद होना चाहिए, वन डॉट जेसन आपको क्या बताती है? वन डॉट जेसन आपको बताती है कि सॉरी, ये जो इमेज वाली फाइल है ये आपको क्या बताती है? ये आपको बताती है कि ये किसी पर्सन का चेहरा है। और वन डॉट जेसन फाइल क्या बताती है? उस चेहरे की पूरी डिटेल। एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन क्या बताती है? कि अगर ऐसे चेहरे आपके पास, मतलब ऐसे अलग अलग चेहरों की फोटो आपके पास पड़ी हैं, तो उन सब की डिटेल्स हमें इस रजिस्टर में मिलती है, एसेट मैनिफेस्ट डॉट जेसन में। वैलिडेट मेटा डाटा क्या करता है? वैलिडेट मेटा डाटा हमारा टेस्ट लेता है और हमारी ये तीनों फाइल्स को चेक करता है। ठीक हो गया यहां तक? अब आगे, अब ये जो दो फाइल्स हैं ये डिप्लॉय नहीं होती, ये एक्चुअली में रन नहीं होती आपकी वहां पे, लेकिन ये बेस स्टार्ट हो गया यहां से। हमने अगर यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे जस्ट देखा जाए तो इस फाइल में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। इस फाइल में तो हमने टर्मिनल से चेक करा है, और एसेट मैनिफेस्ट में हमने कुछ डिटेल्स लिखी है बस। और वन डॉट जेसन में हमने सिर्फ एट्रीब्यूट्स बताए हैं। इतने से नहीं चलता आपका डॉट एसओएल जो फाइल है, वो इतने से नहीं चलती। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बुनियाद बनाने लगे हैं अब। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट बताती है कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है। ये फाइल अब बताती है कि जो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है इसको क्या करना है। और कॉन्ट्रैक्ट फ्लो डॉट टेक्स्ट बताती है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिहेव करेगा। पहली फाइल हमें बताएगी ये करेगा क्या, लाइव होने के बाद ये करेगा क्या। और दूसरी फाइल हमें बताती है ये कॉन्ट्रैक्ट बिहेव कैसे करेगा। एक में सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं और एक उन डिटेल्स के ऊपर प्रैक्टिकल काम करके दिखाता है आपको लॉजिक्स के साथ। और दोनों डॉट टेक्स्ट फाइल्स हैं, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय नहीं होती, गैस नहीं लेती, और सॉलिडिटी कोड नहीं है। ये प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स हैं। इसके ऊपर अब सारी प्लान होने लगा अब हमारा इन फाइल्स के ऊपर। तो जो पहली फाइल है हमारी कॉन्ट्रैक्ट स्लैश स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट क्या है, इसको कोडिंग से पहले बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट का ब्लूप्रिंट और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट समझो। जो कोड हम लोग आगे करने वाले हैं उस कोड को करने से पहले ये उस कोड का ब्लूप्रिंट है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। किसी आर्किटेक्ट को डायरेक्ट आप सीमेंट देकर ये नहीं बोलते घर बनाना स्टार्ट कर दो भाई। पहले डिसाइड होता है कितने फ्लोर्स बनेंगे, कितने रूम्स होंगे, दरवाजे कितने होंगे, ओनर कौन है, क्या इसमें अलाउड होगा, क्या अलाउड नहीं होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। वही सेम चीज ये फाइल के साथ है।
हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते डॉट एस एल को कि भाई मैंने 7 एट्रीब्यूट्स बना लिए हैं, अब तू एक काम कर, मेरी एनएफटी बना के तो वो कर दे। भाई उसको क्या पता आपका आइडिया क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी एग्जैक्टली यही थिंकिंग है। जब वो वर्क करेगा तो ऐसे ही करता है। सबसे पहले क्या था? आइडिया। फिर क्या थी उसकी रिक्वायरमेंट? इमेज, वन डॉट जेसन फाइल, सीआईडी नंबर्स, ये सब क्या थी? रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, मैंने सारा माल इकट्ठा कर लिया, अब इसका फाउंडेशन रेडी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट फ्लो, जो फाउंडेशन बना ली है मैंने ब्लूप्रिंट, अब इसको प्रैक्टिकली दीवारें बनानी स्टार्ट करनी है, बाथरूम बनेगा, लॉन बनेगा, तो ये सारी चीजें। सॉलिडिटी कोड डॉट एसओएल फाइल कि हमारा सारा कुछ रेडी हो गया, तो एक हम लोगों ने उसकी फाइल रेडी करी है। फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर हमारी रजिस्ट्री होती है, फिर डिप्लॉय होता है, फिर हमें वो रजिस्ट्री की कॉपी भी मिलती है और हमारे मकान की चाबी भी हमें मिलती है। तो आपके जीनियस एनएफटी के केस में स्पेसिफिकेशन क्या डिसाइड करती है? अब हमने जो केस अपना बनाया उसमें हमारी स्पेसिफिकेशन क्या डिसाइड करती है, अब हम उस पर चर्चा करने लगे। अब कॉन्ट्रैक्ट स्लैश स्पेसिफिकेशन डॉट टीएक्सटी, अब हमें क्या करना है? अब फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर का नाम रखेंगे डॉक्स, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट नाम से फाइल बनेगी। कोड नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है, ये कोड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है। तो मैं क्या करूंगा? अपने फोल्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर रेडी करूंगा, उसको नाम दे दूंगा डॉक्स, और मेरा फोल्डर रेडी हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट स्लैश स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट पे जाऊंगा और वीएस कोड पे चला जाऊंगा। यहां पे आके मैं फाइल न्यू करूंगा, न्यू फाइल। यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट स्लैश स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मुझसे रूट मैप पूछेगा, मेरे को इसको डॉक्स में करना, मैं डॉक्स पे क्लिक करके क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास आ गई ये फाइल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डॉक्स, डॉक्स के अंदर मेरी आ गई कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट फाइल। ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट कोड, तो सबसे पहले हम लोग इस कोड को पेस्ट कर लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद में आपको इस कोड के बारे में समझाता है। ये कोड नहीं है, ये आप लिख रहे हो सारा कुछ, अगर ध्यान से पढ़ो तो सिंपल वर्डिंग में लिखते जा रहे हैं हम, लेकिन ये क्या है? ये बुनियाद है आपके प्रोजेक्ट की। एक्चुअली में आपने वहां पे सिलेक्ट कर लिया वन ऑफ वन, आपने वहां पे सिलेक्ट कर लिया इमेज, ठीक है, और आपने वहां पे क्रिएटर का नाम कर दिया सिलेक्ट। अब जो आप ये सारा कुछ कर रहे हो, ये मैंने सारा लिख दिया, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एस कर दिया, बस इतना ही काम। अब इसको समझेंगे। ये कोड हमने लिख दिया और कोड कंप्लीटेड। अब स्पेसिफिकेशन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्पेसिफिकेशन इक्वल्स टू कोड, स्पेसिफिकेशन बोल इक्वल टू कोड। और स्पेसिफिकेशन क्या बोलती है? डेवलपर को बनाना क्या है? एक इमेज और वन डॉट जेसन से आपने एनएफटी नहीं बना ली, अब आप एक्चुअली में बनाना स्टार्ट करने लगे हो कि डेवलपर को अब बनाना एक्चुअली में क्या है। तो सॉलिडिटी बोलेगी डेवलपर ने उस रिक्वायरमेंट को प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया। आगे बताता हूं एग्जांपल। स्पेसिफिकेशन, अब हमने इसमें लिखा मैक्सिमम सप्लाई 1, और बाद में जब आप इसको रीमिक्स पे रन करते हो सॉलिडिटी में, तो वहां पे ये ऐसे रन होती है। यूनिट 256 पब्लिक कंसेंट मैक्सिमम सप्लाई 1। वहां पे तो आपने वन डॉट जेसन पे वन ऑफ वन लिख दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा कोड। जब डिप्लॉय करोगे तब कोड रन करेगा। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में आता है ट्रांसफर। हमने सिर्फ सोचा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, ये ट्रांसफर नहीं होगी, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ट्रांसफर डिसेबल। सॉलिडिटी में ट्रांसफर फंक्शन कैसे रन करेगा? रिवर्ट टोकन परमानेंटली लॉग्ड और ब्रैकेट बंद। तो ये जब आपका लाइव काम करेगा तो कोई भी उस एनएफटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें ट्रांसफर करना है, तो यहां पे डिसेबल की जगह पे आएगा अनेबल।
और लॉग्ड की जगह पे होगा अनलॉग्ड। ठीक है। इसलिए जो एनएफटी होती है उसका जो आप कोड रन करते हो वो बुनियाद होता है, वन डॉट जेसन बुनियाद नहीं होता, सीआईडी बुनियाद नहीं होता। आपका कोड बुनियाद होता है, और वो कोड आप जब एक बार लिख देते हो वो बाद में बदला नहीं जाता। सीआईडी नंबर बदल सकते हो, फोटो हटा के दूसरी डाल दोगे। इसके कुछ जवाब आगे दूंगा। इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पहले रिक्वायरमेंट रेडी की जाती है, फिर स्पेसिफिकेशन रेडी की जाती है जो हम कर रहे हैं, फिर लॉजिक रेडी होता है, और फिर कोड बनता है। आपकी रिक्वायरमेंट रफली ये है, हमारी रिक्वायरमेंट रफली क्या है? एनएफटी की सप्लाई एक ही रहेगी, टोकन आईडी एक ही जनरेट होगी, ईश्वर उसका ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, एक ही पर्सन होगा। मिंट सिर्फ वो एक बार ही होगी कि एक बार जब हम उसको लाइव करेंगे बस एक बार ही मिंट होगी। ट्रांसफर हमने अलाउड नहीं करी, सेल हमने उसको परमिशन नहीं दी, अप्रूवल की परमिशन उसको नहीं दी, बर्न नहीं हो सकती वो, मेटा डाटा चेंज नहीं चेंज कर सकता, कोई भी सीआईडी उसकी चेंज नहीं कर सकता, हमने कोड में ये मेंशन करा। पब्लिक मिंट कोई भी उसको और दोबारा मिंट नहीं कर सकता। ये सब पहले डिसाइड करना स्पेसिफिकेशन का काम है। इसलिए जो आप एनएफटी बनाओगे इन फ्यूचर भी, तो ये सारी चीजें आप अपने पास लिख के रखते हो। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं आपने फटाफट वो प्रोजेक्ट कर दिया और कल को भूल गए कि मैंने क्या किसको क्या कमांड दी थी। इसको इसको मिंट करना नहीं करना, इसको बर्न करना नहीं करना, आपको पता ही नहीं कुछ। अब आपको समझ आता होगा जब कोई कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है। जब भी कोई कॉइन मार्केट में लॉन्च होता है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो टोकेनोमिक्स के नाम से, वो वीडियो भी देख लेना। उसमें यही चीज बताने की कोशिश करी है मैंने चंद शब्दों में और आसान भाषा में, कि जब भी आपके पास कोई कॉइन लेके आता ना, उसके उसकी सबसे पहले सप्लाई चेन चेक कराता। उसका प्राइस नहीं चेक करते, उसकी सप्लाई चेन चेक करते, क्योंकि सप्लाई चेन असली स्टोरी बताती है उस कॉइन की। वहां पे आपको पता चलता है कि ये कंपनी जो कॉइन लेके आई है ये है 1 करोड़ कॉइन लेके आई है, लेकिन मार्केट में कितने कॉइन इसके डिप्लॉय हुए हैं? 20 लाख। तो सप्लाई चेन से आपको समझ आ जाती है कि आज जो इसका प्राइस है वो कल जरूर हिलेगा। क्यों? क्योंकि 80 लाख कॉइन अभी भी सप्लाई चेन में पड़े हैं, और ये किसी को नहीं पता ये कब लॉन्च कर देगी। अगर इसने वो 80 लाख में से 40 लाख लॉन्च कर दिए, आपके कॉइन की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में 40 लाख कॉइन आ गया। ऐसे ही उसमें ये भी लिखा होता है बर्न का ऑप्शन, कितने टाइम बाद, कितने साल बाद ये कंपनी कितने लाख कॉइन बर्न कर देगी। बर्न का मतलब दोबारा कभी नहीं बनेंगे। तो आपको पता है 1 करोड़ कॉइन में से कंपनी बोल रही है 1 साल बाद 20 लाख कॉइन बर्न कर दिए जाएंगे, तो 80 लाख रह जाएंगे। वहां से कैलकुलेशन लगती है प्रोफेशनल की कि कौन सा कॉइन लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो इसलिए ये हमें सारी चीजें पहले डिसाइड करनी पड़ती है। इसी बिटकॉइन ने भी ऐसे डिसाइड करा हुआ है, एथीरियम ने भी ऐसे डिसाइड करा हुआ है, बीएनबी ने भी ऐसे डिसाइड करा हुआ, आप भी ऐसे डिसाइड करते हो कि आपकी एनएफटी के साथ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेरी कंपनी के केस में, अगर मैं अपनी कंपनी के केस में बात करूं, तो यहाँ पे सारी चीजें डिफरेंट है और सारी में परमिशन ऑन है। एनएफटी सप्लाई एक नहीं है, 500 है। टोकन आईडी एक नहीं है, 500 है। इशूअर यहाँ पे ऑथोराइज कॉइन अलर्ट है। मिंट अनलिमिटेड है। ठीक है। ट्रांसफर यस है, सेल भी यस है, अप्रूवल भी यस है, बर्न नो है, मेटा डेटा चेंज नो है, पब्लिक मिंट यस है, कोई भी कहीं पे भी खरीद सकता है। तो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट से चेंज करते हो। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट वो सिखाया, या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें अभी सब परमिशंस होंगी, सब आपके कंट्रोल में होगा। तो जब आप वो बना लोगे, तो फिर आपको उस कंट्रोल को, उस जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, वो आपको इजी इजी वे हो जाएगा खोलने का, कि आपको कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी। ठीक है। स्पेसिफिकेशन में एक्चुअल पॉइंट को समझो। आपके प्रोजेक्ट का फर्स्ट मेजर रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट विद 0 एनएफटीज। हमारी पहले एनएफटीज नहीं बनी हुई, हमारी पहली एनएफटी बन रही है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 0 से। तो मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते ही
एनएफटी ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनिशियली टोटल सप्लाई पहले जब हम लाइव हो जाएंगे तो जीरो होगी, फिर ऑथोराइज इशूअर मिंट करेगा, मतलब आप लोग ट्रस्ट वॉलेट के साथ, मेटामास्क के साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट करोगे और वहां से फर्स्ट टाइम अपनी एनएफटी को मिंट करोगे तो ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा टोटल सप्लाई 1, और उसी टाइम आपको टोकन आईडी भी जनरेट हो जाएगी। ये हमने अपने इस स्पेसिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट में ये बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होना और एनएफटी मिंट होना दो अलग एक्शन है। आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपने उसे डिप्लॉय भी कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने, मैं इसकी बात कर रहा हूं, और आपने इसको यहां पे आके डिप्लॉय भी कर दिया। ठीक है, ये जो डिप्लॉय एंड रन ट्रांजैक्शन दिख रहा है ना आपको, आपने ये भी कर दिया, आके डिप्लॉय भी कर दिया, रन भी कर दिया, पर अभी आपकी एनएफटी नहीं बनी। आपकी एनएफटी यहां पे कब बता रहा है, वो कब बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होना और एनएफटी मिंट होना दो अलग एक्शन है। मिंट कब होगा? जब हम अपने यहां पे ट्रस्ट वॉलेट को अटैच करेंगे, यहां पे एक्सटेंशंस को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे मेटामास्क को सिलेक्ट करेंगे, एथीरियम से फीस वो गैस फीस देंगे, फिर यहां पे आपको परमिशन मिलेगी मेटामास्क के ऊपर, आप उस परमिशन को ओके करोगे तो मिंटिंग बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं मिंट होना। अब आपकी जाके एनएफटी मिंट हुई है। ऑथोराइज्ड इशूअर ही टोकन आईडी क्रिएट करे, ये सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। हमने सिक्योरिटी क्या लगाई है कि भाई जो ये कोड रन कर रहा है, जिसका ये प्रोजेक्ट है, उसी के पास परमिशन है कि वो ही इसको मिंट कर सकता है। मतलब रैंडम वॉलेट आके, मतलब मैं आ गया और मैंने आपकी एनएफटी ओपन सी पे देखी, तो मिंट एनएफटी नहीं कर सकता। मैं आके चाहे जितना मर्जी मेरे पास वॉलेट में फंड पड़ा हो, मैं तब भी आपकी एनएफटी नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा कि ऑथोराइज वॉलेट, मिंट और अलाउड। ऑथोराइज वॉलेट ही अगर उसके साथ अटैच होगा तो मिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रैंडम वॉलेट आएगा, मिंट होगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। दैट्स इट। स्टूडेंट को क्या चेंज करना है? अगर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, उसे डिसाइड करना होगा मिंटिंग अथॉरिटी कौन है। कल को आपका पार्टनर बन जाता है कोई, आप सीख जाते हो, आप बड़े प्रोजेक्ट पे चले जाते हो, तो आप जब ये चीज सीखते हो तो आप क्या करते हो, आपका एक पार्टनरशिप हो जाती है, तो पार्टनरशिप में उसको भी नॉलेज है, तो वहां पे मिंटिंग कौन करेगा? तो ये ऐसे कुछ इश्यूज आपके साथ फेस कर सकते हो आप। तो मिंटिंग के लिए वॉलेट है जहां, तो दोनों के पास वो उसकी फ्रेजेस रहेंगी, तो वो जो मिंट की परमिशन है वो आप यहाँ पे बता रहे हो। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, अगर मान लो हमारे किसी भाई ने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बना रखा है, तो कौन होगा उसका ऑथोराइज इशूअर? हॉस्पिटल। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी, कंपनी सर्टिफिकेट में कंपनी। ये जो आपने सवाल करा था कि सर हम डॉक्यूमेंट के किन से लेंगे, तो ये वो उस सवाल का आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये परमिशन आप अगले को दे देते हो मिंटिंग की, कि सर आपका हॉस्पिटल आप यहाँ पे मिंट कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं बैक एंड पे सारा काम करके दूंगा आपको। ठीक है सॉरी, वो आपको परमिशन दे दे तो मिंटिंग आपके कंट्रोल में आ सकती है। आपको उसने पैसे दे दिए, आपने उससे उसके अथीरियम खरीद लिया, और आपने अपना वॉलेट अटैच करा हुआ है, और आप उसके हॉस्पिटल के जो भी ऑथराइजेशन की जो भी पावर है वो आपके पास है, तो आप वहां से मिंट कर रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी की है, ऐसे ही कंपनीज की है। टोकन आईडी 1, आपके जीनियस एम्बलम में सिर्फ एक एनएफटी है। यस, हमने एक एनएफटी डिसाइड करी है, इसलिए हमें टोकन आईडी क्या मिलेगी? 1। मैक्सिमम सप्लाई कितनी होगी? 1। स्टूडेंट अगर आपके एग्जैक्ट 1 प्रोजेक्ट कॉपी कर रहा है तो ये चेंजेस नहीं करेगा, सेम चेंजेस नहीं। लेकिन फ्यूचर में अगर प्रोजेक्ट 500 एनएफटी का हो तो टोकन आईडी 1 500 तक ये लिमिट आप लिखोगे, मैक्सिमम सप्लाई आप 500 लिख दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन
चेंज होगी तो सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो सकता है। मतलब आपने अगर मान लीजिए ये पहला कोड आपने लिखा हुआ है किसी दूसरे एनएफटी के लिए 1 by 1 का, तो आप सेम कोड को रन नहीं कर पाओगे जब अगली बार आपको 500 एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो उसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्पेसिफिकेशन चेंज होगी तो सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वहां पे 1 by 1 था, यहाँ पे 1/500 आ गया। इसलिए मैं आपका बेस क्लियर करा रहा हूँ कि आपको कल को ये चीजें पता हो। तो आप यहाँ पे क्या सर जी मेरा तो एक ही है, 500 मैंने कर रहे थे, मेरा तो एक ही आई जा रहा है। मेटा डाटा यूआरआई। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट को एनएफटी की मेटा डाटा लोकेशन पता होनी चाहिए। हमने पहले बनाया, हमने क्या करा, इमेज ली, इमेज का सीआईडी बनाया, 1.json बनाया, फिर उसके बाद मेटा डाटा का सीआईडी बनाया, मतलब 1.json फाइल का सीआईडी बनाया। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हो गया, आईपीएफएस मेटा डाटा सीआईडी, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ही रीड करेगा वो। ये भी हम उसको यही बता रहे हैं कि हमेशा तुमने मेटा डाटा सीआईडी को ही रीड करना है। और फ्लो क्या है, जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसको रीड करेगा, कॉल करेगा टोकन यूआरआई को। और टोकन यूआरआई किसको रीड करेगी, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, अगर तो खुल जाए, ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये किसको कॉल करता है, ये कॉल करता है आपके टोकन यूआरआई को, ये होती है टोकन यूआरआई। और ये टोकन यूआरआई आपकी किसको कॉल करती है, मेटा डाटा 1.json को। ये किसको करती है, ये करती है इसको कॉल, ठीक है, 1.json को। और 1.json किसको करता है, इमेज यूआरआई को। और इमेज यूआरआई क्या करती है, एनएफटी की इमेज डिस्प्ले कर देती है। ये स्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और हम लोग यहां तक कर चुके हैं, इसलिए हम अगली फाइल्स बना रहे हैं। और ये हम लोग प्रोजेक्ट को बता रहे हैं कि भाई ऐसे चलना है इसे, तभी तो इसका नाम फ्लो दिया हुआ ना हम लोगों ने, फ्लो, कि इस फ्लो में चलना तूने। वो भी आगे आपको पता चलेगा जब फ्लो का काम होगा ना, कि अगर ये होगा तो ये ना हो, अगर वो हो तो ये ना हो। ये कंडीशन जो होती है। स्टूडेंट को क्या चेंज करना होगा, अपना मेटा डाटा सीआईडी मेरा नहीं डालना, आपका सीआईडी कॉपी नहीं करना, ठीक है। हर स्टूडेंट अपनी इमेज का सीआईडी डालेगा, अपनी 1.json फाइल बनाएगा, अपना मेटा डाटा सीआईडी डालेगा और अपना टोकन यूआरआई बनाएगा। मेटा डाटा परमानेंट लॉग्ड, ये आपके जीनियस प्रोजेक्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये हमारे प्रोजेक्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सपोज मिंट के वक्त यूआरआई था IPFS ABC123 फॉर एग्जाम्पल। जब मैंने यहाँ पे फाइनल स्टेज में आके मैंने यहां से मिंट कर दिया, उस टाइम पे मेरी 1.json फाइल का सीआईडी नंबर ये था, ठीक है। बाद में ओनर बोले इसको IPFS ये कर दो, मतलब इस फोटो को, इस 1.json को रीड कर दो और नया डाल दो। तो आपका स्पेसिफिकेशन बोलता है नो। क्यों, बिकॉज जीनियस एम्बलम को परमानेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनाना है। अब आप यहां से कुछ और भी सीख रहे हो साथ में, क्या, नॉलेज इसलिए जरूरी होता है। जैसे जैसे आपको नॉलेज आता जाएगा, आपको एनएफटीज की समझ आती जाएगी, आप ओपन सी पे चले जाओगे, आप एनएफटीज की बैक कोडिंग को पढ़ना सीख गए हो। यहां से आपको पता चलेगा किसकी एनएफटी की कितनी वैल्यू है। अगर उसके कोड में ये रन हो रहा है कि वो अपना मेटा डाटा चेंज कर सकता है, आपको लगता है किसी आम बंदे को ये क्वाइंस और एनएफटी में ये टेक्निकल टर्म समझ आती होगी, कोई आया उसने बड़ा चढ़ा के बताया, उसने पैसा लगा दिया। लेकिन आपने जब उसकी बैकएंड से सर्च करी अपनी टेक्निकली नॉलेज से, तो आपने देखा कि भाई इसके कोड में तो ये मेटा डाटा तो कभी भी बदल सकता है। अगर इसने मेटा डाटा बदल दिया तो इस प्रोजेक्ट में क्या दम है। तो आपको यहां से ये समझ आती है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिखता है कि जिसमें वो मेटा डाटा चेंज नहीं कर सकता, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए मुझे 500 फाउंडर वो चाहिए जिनको समझ, ऐसे थोड़ी कोई भी आगे खरीद ले, क्या फायदा उसका। जिसको पता होगा वो आगे उस चीज पे काम करेगा। तो जब उसको ये पता चलेगा नो, कि इसका मेटा डाटा कभी चेंज नहीं हो सकता, तो उसको वो बेफिक्र हो गया, वो मेरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ गया, उसको पता चल गया कि ये बंदा आगे बढ़ेगा, मेरी लाइफ भी चेंज कर देगा। क्यों, क्योंकि इसने कभी भी जिंदगी में मेटा डाटा चेंज नहीं करना। और जो मुझे एनएफटी मिली है ये प्रॉपर तरीके से मेरी है, पूरा राइट इस पे मेरा, जो सर्टिफिकेट मिला इस पे मेरा ही राइट है।
और यही सेम चीज कहां पे आपको मिलेगी? हॉस्पिटल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट चेन, स्टूडेंट्स। किसी का भी मेटा डाटा चेंज ना हो तो कितनी जगह पे ये चीज यूज होगी? रजिस्ट्रीज वगैरह, जो हम रजिस्ट्रियां करेंगे, लाइसेंस हो गए। और अगर यहाँ पे यस है तो भाई कोई भी आएगा मेटा डाटा चेंज करके तो अपग्रेड कर देगा, उसको दोबारा मिंट कर देगा, तो वो दोबारा वो नया डॉक्यूमेंट बन गया। तो वो फिर ब्लॉकचेन का क्या फायदा हुआ? तो ऐसे प्रोजेक्ट भी मार्केट में होते हैं। स्टूडेंट को ये कंसेप्ट जरूर समझाओ कि एनएफटी ब्लॉकचेन पर होना ऑटोमेटिकली ये गारंटी नहीं करता कि उसकी मेटा डाटा कभी चेंज नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन मैटर करता है यहां पे, आप समझो। हम जो चीजें कर रहे हैं वो ये साबित नहीं करती, लेकिन हम जो ये स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ये कितना स्ट्रोंग है आपका? अभी तक जो आपने करा वो स्ट्रोंग नहीं था, वो एक फाउंडेशन से भी पहले की फाउंडेशन थी। बच्चे की सिर्फ हमने एडमिशन कराई थी। अब बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है तो वो अब उसके 10 साल लगातार स्कूल जाके उसकी परफॉर्मेंस बनाएगी। वो है कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन। कैसे है? ये स्कूल मेरे बच्चे को डिजाइन करेगा, इसलिए हम सुपीरियर सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, बढ़िया कॉलेज सेलेक्ट क्यों करते हैं? पढ़ाई तो सब में होगी है। फाउंडेशन जो मेरे बच्चे की पहली क्लास से लेके मतलब 10वीं क्लास तक जो फाउंडेशन बनाए वो ये स्कूल बना सकता है। क्यों? हम लोग देते हैं इस स्कूल से ये निकला, इस स्कूल से ये निकला, ये स्कूल का इतना नाम है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी कार्ड भी मैटर कर रहा है, पर वो इस तरीके से मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड एक फोटो होने से, एक अच्छा टीचर होने से, टीचर के टेस्ट लेने से मेरे बच्चे का फाउंडेशन नहीं बन रहा। फाउंडेशन ओवरऑल बनेगा, ओवरऑल, कि इनके एकेडमिक कैसा है, इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, ये स्पोर्ट्स में कैसे हैं, ये क्रिएटिविटीज में कैसे हैं, ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक गए हैं ये बच्चों को लेके, ये आउटिंग पे बच्चों को कैसे लेके जाते हैं, इनकी पेरेंट्स मीटिंग जो होती है वो कैसी होती है, ये होता पूरा। वो रेडी कर रहे हैं हम लोग। मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होना कैसे चाहिए, हर बारीक से बारीक चीज और हर इंपॉर्टेंट चीज। ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। नॉर्मल एनएफटी में क्या है कि वॉलेट ए आया, उसके पास एनएफटी थी, वॉलेट ए के पास, उसने ट्रांसफर करी और वॉलेट बी के पास ट्रांसफर हो गई ऑटोमेटिकली। आपको आपका पैसा मिल गया, उसको एनएफटी मिल गई। लेकिन आपके जीनियस एनएफटी में हमने क्या कर रखा है कंडीशन? वॉलेट ए आए, जो मेन ओनर है, ठीक है जी, उसके पास एनएफटी है, वो अगर ट्रांसफर भी करना चाहे तो रिजेक्ट हो जाए। यानी ये नॉर्मल कलेक्टिबल ट्रेडिंग एनएफटी नहीं है, ये हम लोग पहले दिन से क्लियर है। ये हमारा ब्रांड है, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। अप्रूवल रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। ERC 721 इकोसिस्टम में ओनर नॉर्मली किसी मार्केट प्लेस ऑपरेटर को एनएफटी हैंडल करने की अप्रूवल दे सकता है। मतलब जिस वर्जन पे हम लोग काम कर रहे हैं ERC 721, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है कि जो ओनर है या जो मार्केट प्लेस है, कोई आपके एनएफटी पे आया तो वो नॉर्मली उसको अप्रूवल मिल जाती है इसमें। लेकिन हम कंसेप्चुअली क्या कर रहे हैं? ओनर अप्रूव मार्केट प्लेस ऑपरेटर मार्केट प्लेस ट्रांसफर कर सकता है, ये नॉर्मल होता है इसमें। लेकिन हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या सिक्योरिटी लगाई है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? अप्रूवल। अप्रूवल मतलब आपने एक बार मिंट करा और आपको अप्रूवल मिल गई, आपको एनएफटी मिल गई, उसके बाद अगर कोई और अप्रूवल लेने आता तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर ट्रांसफर ही फॉरबिडन है तो अप्रूवल फंक्शनैलिटी देने का पर्पस नहीं बनता। उसके बाद एट्थ है बर्न रिजेक्टेड। बर्न का सिंपल मीनिंग एनएफटी को परमानेंटली डिस्ट्रॉय, रिमूव करना। नॉर्मली एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट बर्न सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारे जीनियस रिकॉर्ड में बर्न रिजेक्टेड है। किसी ने मेरे फाउंडर वेबसाइट पे आके एनएफटी से ले ली, लेकिन मैंने बर्न का ऑप्शन रखा हुआ है कि साल बाद मैं इतनी बर्न कर दूंगा। उसको उस दिन तकलीफ होगी जिस दिन उसको ये बात का पता चलेगा। तो इसलिए मैंने कुछ भी चीज हिडन नहीं रखी हुई, प्रोजेक्ट को नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो बर्न मेरा क्लोज है कि कोई भी बर्न नहीं होगी एनएफटी। ठीक है जी।
तो बर्न टोकन 1 करने की कोशिश करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन, जीनियस एम्बलम परमानेंट रिकॉर्ड रहना चाहिए, हम चाहते हैं ये परमानेंट ही पड़ा रहे ओपन सी पे, पब्लिक मिंट नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल कलेक्शन में वेबसाइट पर बटन हो सकता है मिंट एनएफटी, पब्लिक वॉलेट कनेक्ट करे, पेमेंट करे, मिंट करे, जो मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे बताया था। मैंने पब्लिक मिंट का जो टैब है, बटन है, वो ऑलरेडी लगा रखा है अपनी वेबसाइट पे। कोई बाहर से आए, वो उस ऑप्शन पे क्लिक करें, पॉपअप आएगा कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट करें। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे और उसमें कुछ इथेरियम होने चाहिए, और आपने सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिकली मिंट हो गया। #23 NFT, #55 NFT, जो भी उस टाइम पे ऑटो प्रोसेस के हिसाब से होगी, वो आपको असाइन होगी, और आपकी गैस फीस कट गई, और आपके एनएफटी में उसमें एनएफटी आ गई आपके वॉलेट में। लेकिन हमारे आपके जीनियस एम्बलम में, हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, पब्लिक अगर हमारे ओपन सी पे आके चेक करती है और मिंट करने की कोशिश करती है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऑथोराइज्ड इशूअर वो ही मिंट कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मेंबरशिप चलती है, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मैनुअली मिंटिंग रख सकते हैं आप। जब उसके पास पेमेंट आ गई, होटल की मैनेजर के पास या आपके पास किसी क्लाइंट की, तो आप फिर वहां से मैनुअली मिंट करते हैं, वॉलेट चाहे आपका हो, तब उसको उसके वॉलेट में वो उसका सर्टिफिकेट या एनएफटी दिखती है। सेल प्राइस पेमेंट फंक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खुद एनएफटी सेल नहीं कर रहा। इसमें बाय एनएफटी, पे इथेरियम, मिंट फॉर 0.01 इथेरियम, सेल प्राइस, पब्लिक सेल जैसी फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आइडेंटिटी हिस्टोरिकल एसेट कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अगर हमारा सेल वाला होता जैसे मेरा, तो उसमें क्या होना था कि बाय बाय एनएफटी का ऑप्शन भी मिलता, अथीरियम को पे करने का भी मिलता, मिंट की गैस फीस भी लगती, सेल का प्राइस भी आपको पता चलता, पब्लिक सेलिंग भी आपको आपकी एनएफटी दिखती। ये फंक्शनलिटी सारी मेरे प्रोजेक्ट में है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग हिस्टोरिकल एसेट जो है कॉन्ट्रैक्ट वो बना रहे हैं, इसलिए अभी हमने यहाँ पे अप्रूवल्स नहीं दी। मैक्सिमम सप्लाई ऑलवेज वन, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल इनवेरिएंट है। मैक्सिमम सप्लाई हमेशा वन रहेगी, ना वो 2 होगी, ना वो 10 होगी, ना वो 5 होगी, सिर्फ #1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट फाइल जो मैंने अभी आपको पूरी समझाई, डेवलपर से कहती है मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अभी ये नहीं बताती कि सॉलिडिटी में एग्जैक्टली किस किस फंक्शन से करेंगे। अभी ये फंक्शन वाली फाइल, कोडिंग वाली फाइल में नहीं गई। अभी ये सिर्फ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है जिसमें ये सारी स्पेसिफिकेशंस हो, रिक्वायरमेंट्स हो। एग्जाम्पल, ट्रांसफर मस्ट नॉट बी पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए ट्रांसफर, ये रिक्वायरमेंट है। अब डेवलपर डिसाइड करेगा कि सॉलिडिटी में इसे टेक्निकल कैसे एनफोर्स करना है। अब डेवलपर डिसाइड करेगा, सॉरी कहां गया, ये रहा। अब डेवलपर डिसाइड करेगा कि अब मुझे इन सारी फाउंडेशन जो हमने बनाई, जो स्पेसिफिकेशन है, भाई इसको यहां पे कैसे रन कराना है। वो तो सिर्फ लिखा था, ये सारे कोड्स कैसे आएंगे, ये 500 नंबर कैसे आएगा, इस पे एक कैसे आएगा, ये डेवलपर का अगला काम है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पहली फाइल समझ आई होगी। ठीक है, और पहली फाइल का कोड मैं क्लास के बाद ही आपको ये पूरी फाइल ही दे दूंगा, ठीक है, इसमें से निकाल लेना। अब आती है कॉन्ट्रैक्ट स्लैश फ्लो टेक्स्ट, अब आती है दूसरी फाइल। स्पेसिफिकेशन रूल्स की लिस्ट थी, वो सारे रूल्स की लिस्ट थी। अब फ्लो उन रूल्स की स्टोरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट स्लैश फ्लो टेक्स्ट, ये फाइल हम लोग इस नाम से बनाएंगे, और डॉक फोल्डर में ही ये फाइल दोबारा जाएगी। तो हम क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे, और अगर यहाँ पे देखें तो ये सारी चीजें मैं आपको आपको मैंने ये सारी चीजें बताई हैं अभी, मैक्सिमम सप्लाई ये वो, जिसको और हम एलैबोरेट करने जा रहे हैं अगली फाइल में। तो फाइल में गए, न्यू फाइल बनाई, और यहाँ पे हमने फाइल डाल दी, कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टेक्स्ट रूट पूछेगा,
और हमने इसको रूट दे दिया सेम डॉक वाला, और हमने सेव कर दिया। ये हमारी बन गई नेक्स्ट फाइल। ठीक है, डॉक के अंदर ही आई। अब कोड कॉपी एंड पेस्ट, तो यहां से हम इस कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, और हम जाएंगे नीचे, यहां तक ये हमारा कोड है, फिर इसको आगे समझते हैं। तो यहां तक है हमारा ये कोड, और आगे हम इस कोड को समझेंगे। टेंशन मत लो, इजी है सारी चीजें। इसको भी कर देंगे कंट्रोल+। इसको हम लोग टर्मिनल पे नहीं चलाएंगे क्योंकि ये आगे नहीं रन करेगा, इसलिए बस इसको रखना होता है समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टेक्स्ट क्या करता है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ साइकिल बिहेवियर को ह्यूमन रीडेबल स्टेप्स में डिस्क्राइब करता है। ये जो हमने अपना बिहेवियर इसको बताया था ना, ये ह्यूमन के लिए आसान कर देता है कि जो जैसे ओपन सी या वट एवर किसी जगह पे वो आसानी से उसको पढ़ सके। कोड थोड़ी पढ़ सकता वो। अब सॉलिडिटी कोड देखो, फंक्शन, रिक्वायर, रिवर्ट, ओवरराइड। बिगिनर कंफ्यूज हो सकता है, कोई भी बिगिनर होगा अगर वो इस लैंग्वेज में पढ़ेगा तो भाई वो कभी भी एनएफटी बाय नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले फ्लो फ्लो देखें। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट एम्प्टी, जीरो से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। ऑथोराइज इशूअर क्रिएट्स टोकन #1, जो इशू ऑथोराइज पर्सन है वो ही टोकन #1 क्रिएट करेगा। टोकन #1 कैन ओनली बी क्रिएटेड वंस, ये एक बार ही बनेगा। टोकन पॉइंट करेगा आईएफएस के मेटा डाटा को। आफ्टर मिंटिंग, मिंटिंग होने के बाद एनएफटी बिकम्स परमानेंटली लॉक्ड, एनएफटी परमानेंटली लॉक हो जानी चाहिए। ट्रांसफर अटेम्प्ट करे अगर कोई तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अप्रूवल अटेम्प्ट करने की कोशिश करे तो रिजेक्ट हो जाए। बर्न अटेम्प्ट करने की कोशिश करे तो रिजेक्ट हो जाए। अब .sol कोड पढ़ोगे तो समझोगे कि अच्छा, कोड एक्चुअली हमारे इसी फ्लो को एनफोर्स कर रहा है। एग्जैक्टली यही पर्पस है। अब जब इसको पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि ओके, जो मैंने लिखा था ये इसी को एनफोर्स कर रहा है, इसी को ही आगे लिख रहा है कि न्यू, ये देखो, नेक्स्ट टोकन आईडी ऑटोमेटिकली #1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ये जो मैंने कोड लिखा है कि यहीं से वो स्टार्ट होनी चाहिए। और अगर आगे बताऊं तो ये सारी चीजें, चलो इसको कंफ्यूज नहीं करता, बाद में बताऊंगा। चलो फ्लो को प्रैक्टिकल समझते हैं। स्टेप 1, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। डिप्लॉय होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, एनएफटी सप्लाई 0, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, एनएफटी अभी नहीं आई। ये जो मैंने बात आपको पहले बताई थी। यहां पे जब सारा कुछ आप कर देते हो, डिप्लॉय कर देते हो, तो वो कोड डिप्लॉय हुआ आपका। यहाँ पे आपको कोई नीचे टर्मिनल पे एरर नहीं मिला, तो कोड डिप्लॉय हुआ, अभी आपने सारी चीजें सेट कर दी हैं अभी, लेकिन अभी आपकी एनएफटी आई नहीं। स्टेप 2, ऑथोराइज इशूअर मिंट करेगा। अब ऑथोराइज जो था वो पर्सन, वो इसको मिंट करेगा, टोकन आईडी जनरेट होगी, एनएफटी क्रिएटेड होगी, कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा, कॉलर ऑथोराइज्ड है, मतलब जिसने करा वो ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, और यस तो फिर कंटिन्यू होगा। अगर नो आ गया तो उसी टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग इसको बता रहे हैं, जो हमने इसको एसओएल फाइल में बताना है। कैसे पता चलेगा यहां पे कि ऑथराइज पर्सन है? जब आप उसको डिप्लॉय करते हो ना, और यहाँ पे जब आप एक्सटेंशन सेलेक्ट करते हो, तो जब आप वॉलेट सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट का इथीरियम का एड्रेस उठाता है। जब आप सेटिंग करते हो यहाँ पे फिर आपका वॉलेट का एड्रेस दिखाई देता है, इसलिए वो इसको समझता है कि ये वॉलेट वाला पर्सन ऑथराइज पर्सन है। ओके, मिंटेड टोकन #1 को मेटा डाटा यूआरआई मिलेगा। अब जो टोकन 1 था वो आईपीएफएस, उसने मेटा डाटा सीआईडी को उठाया, उसने 1.json को उठाया। 1.json के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी। ये हम उसको बता रहे हैं .sol फाइल को। ये इस तरीके से काम करना चाहिए कि जैसे ही पर्सन को टोकन 1 मिले, अब यहां पे समझो, अगर मेरे केस में कोई टोकन 20 यहां पे लेता है तो मैंने उसको क्या बताया, आईपीएफएस मेटा डाटा से डिजाइन उठाना,
वन डॉट जेसन के अंदर जाके भाई ये सारी चीजें उठाना और आईपीएफएस के सीआईडी नंबर से ये इमेज का डिजाइन उठा लेना। ठीक है, इस पॉइंट पर पूरा प्रोजेक्ट कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा महसूस हो रहा होगा कि प्रोजेक्ट हमारा कैसे कनेक्ट हो रहा है। एसवाल पे ऐसे कनेक्ट होता है जब वो ऑटोमेटिक मिंट करता है। उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ मिंट कर रहा है, पर ऑटोमेटिकली मेरा कोड उसे ये सारी चीजें करने को मजबूर कर रहा है, जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि ये ऐसे वर्क करना चाहिए, कि तूने यहां जहां जाना है। इसलिए हमने अपने टर्मिनल पे ये पाथ चेक करे हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग उसको पाथ नहीं समझा रहे, हम फाइल का नाम बता रहे हैं बस, बाकी पाथ वो खुद देखेगा। तो पीएनजी इमेज कहाँ गई थी? पिनाटा पे। पिनाटा से इमेज का सीआईडी नंबर लिया, फिर वन डॉट जेसन, फिर वहां से हम लोग ने फिर पिनाटा पे गए, मेटा का सीआईडी नंबर लिया, फिर हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना, फिर हमें टोकन जनरेट हुआ। अब स्टूडेंट को समझ आएगा कि पहली क्लास में सीआईडी क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे थे, इसलिए बना रहे थे। स्टेप 4, सेकंड मिंट अटेम्प्ट। कोई दोबारा टोकन हैश वन मिंट करने की ट्राई करे, मान लो आप ये दोबारा चाह रहे हो कि हैश वन टोकन मैं दोबारा लेता हूं, तो मिंट हैश वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो कहेगा यस, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्यों? लॉजिक देगा साथ में, मैक्सिमम सप्लाई वन मेंटेन रहेगी। स्टेप 5, एनएफडी लॉक्ड। सक्सेसफुली इशू के बाद इंटेंट स्टेट क्या होगी? टोकन वन जैसे आपको मिले ये साथ ही लॉक्ड हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स उस टोकन को परमानेंट रिकॉर्ड की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। ये काम करता है ब्लॉकचेन, परमानेंट प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो कोड की लैंग्वेज समझ रहा है, वो आपकी नहीं समझ रहा, वो कोड की समझ रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स इन चीजों को पढ़ते हैं। स्टेप 6, ट्रांसफर अटेम्प्ट। सपोज ओनर ट्राई करे कि वॉलेट ए से मैं ट्रांसफर कर लेता हूं अपने ही वॉलेट बी में, तो अब भी कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको मेटामास्क नहीं चलाना, आपको ट्रस्ट वॉलेट चलाना है, तो आपका दिल कर रहा है कि चलो यार अब मैं अपनी एनएफटी को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर देता हूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको रिजेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे कि स्टेप 7, अप्रूवल अटेम्प्ट। मार्केट प्लेस को परमिशन देने की अटेम्प्ट। अप्रूव पहले हो रखा है लेकिन साथ के साथ रिजेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटर लेवल अप्रूवल, सेट अप्रूवल और रिजेक्ट। चाहे कोई ऑपरेटर बाहर से आ जाए, चाहे आप खुद आ जाओ, एक बार अप्रूव हो चुकी है वो नहीं होगी। ये बाद में डॉट एसओएल कोड पढ़ते वक्त बहुत यूजफुल होगा। यहाँ पे आप लाइन पढ़ो, ये बाद में डॉट एसओएल कोड पढ़ते वक्त बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे कि सर ये वही अप्रूवल है जो फ्लो फाइल में ब्लॉक किया था। क्यों? क्योंकि हमने इसको ब्लॉक करा था। इसीलिए अब आपको समझ आ रहा होगा आपके विड्रॉवल नोवा एनएफटी में क्यों नहीं आ रहे। ये चीजें होती हैं इसके पीछे। ऐसे नहीं होता किसी को भी विड्रॉवल दे देंगे, वो सबके लिए सेम केस नहीं होता, तो सबके लिए सेम कोड नहीं चलता, और इसीलिए वो आपको बोलते हैं कि टेक्निकल टीम काम कर रही है। अब यहाँ पे एक सिंपल बात थी, अप्रूवल। तो मेरे पास अगर 1 करोड़ यूजर्स भी हैं तो मुझे सिंपल इतना कोड लिखना है, लेकिन मुझे मेरी कंपनी का ओनर बता रहा है कि अप्रूवल तो देनी है, बट लेवल 6 वाले को ऐसे, लेवल 4 वाले को ऐसे, लेवल 5 वाले को ऐसे, लेवल 1 वाले को ऐसे, और उसके बाद भी जिसके पास इतना फंड है उसका इतना स्टोर रहना चाहिए, और उसको उसमें से इतना मिलना चाहिए, वन अटेम्प्ट में वो इतना लगा सके। ये होता कोड में। जिसको नॉलेज नहीं होता ना, वो फिर चिल्लाता कि भाई विड्रॉवल क्यों नहीं दे रहा। डेवलपर बैठा इस पे लगा हुआ कि भाई गलती से भी अगर कोई भी कमांड मेरी छूट गई, और अगर लेवल 1 वाला लेवल 6 जितना फंड ले गया, तो हाहाकार मच जाएगा। और लेवल 6 वाले को लेवल 1 वाला आया तब भी हाहाकार मच जाएगा, इसलिए टाइम लगता है। अब ये मंचों पे कैसे समझाऊं? स्टेप 8, बर्न अटेम्प्ट। अगर कोई टोकन 1 को बर्न करने की कोशिश करता, रिजेक्ट हो जाएगा। मेटा डाटा चेंज अटेम्प्ट। अगर कोई मेटा डाटा को चेंज करने की कोशिश करता आईपीएफएस को, तब भी नॉट अलाउड आएगा। स्टेप 10, मार्केट प्लेस क्या करेगा? मार्केट प्लेस मतलब इन्वेस्टर। मार्केट प्लेस एनएफटी को रीड कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। ब्लॉकचेन पे है, टोकन आईडी आपके पास है, टोकन यूआरआई आपके पास है, मेटा डाटा आपके पास है, इमेज आपके पास है। मार्केट प्लेस पे डिस्प्ले आप कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर प्रोहिबिट करता है, मार्केट प्लेस पर विजिबल होना और मार्केट प्लेस के थ्रू ट्रांसफरेबल सेल लेबल होना सेम चीज नहीं है। वही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोड में डाला ही नहीं है और आपने ERC 721 सेलेक्ट कर लिया है और आप ये सोच के बैठे हो
कि ये बर्न नहीं होगा, ये आगे टोकन जनरेट नहीं करेगा, भाई वो कर देगा, क्योंकि आपने ब्लॉकेज लगाई नहीं है कोड में। तो इसलिए ये आपके मैं बेस बना रहा हूं कि आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए, क्या परमिशन आपने देनी है, क्यों, क्योंकि जिस दिन आप मैदान में उतरे, हर एक प्रोजेक्ट जो आपको मार्केट से मिल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। कुछ बर्न के लिए बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए, कुछ अलाउ की परमिशन देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ ट्रांसफर की देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो बहुत सारी चीजें मिक्स होंगी। तो तब आपको ये सारी चीजें याद आएंगी कि सर ने हमें इतना डीप इसलिए पढ़ाया था कि आज हमें पता कहां पे कौन सी चीज चेंज करनी है। स्पेसिफिकेशन, व्हाट, क्या, याद रखना, ये जो स्पेसिफिकेशन वाली फाइल बनाई है उसका मतलब है क्या, मेरा प्रोजेक्ट क्या करेगा। और फ्लो वाली जो बनाई है, हाउ, कैसे करेगा। बस इस तरीके से इसको याद रखना, क्या, मेरा प्रोजेक्ट क्या करेगा, और मेरा प्रोजेक्ट कैसे करेगा। अब दोनों फाइल्स का डिफरेंस एक टेबल में समझ लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन टेक्स्ट फाइल और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टेक्स्ट फाइल। मेन क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिहेव करेगा, ये फर्क है दोनों फाइल का। इसमें हमने लिखा है ये क्या करेगा। मान लीजिए मैंने लिखा एक जगह पे अपनी फाइल पे कि मेरी बेटी जुडो क्लास करेगी, लेकिन ये फाइल बता रही है कैसे करेगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कितने बजे उठेगी, कौन सी ड्रेस डालेगी, किस पे जाएगी, आगे क्या ट्रेनिंग होगी, क्या डाइट खाएगी, कितने घंटे की क्लास होगी, कितनी प्रैक्टिस करेगी, कब वापस आएगी, कैसे वापस आएगी। तो ये सारी चीजें हम इस पे करा रहे हैं। नेचर रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और बिहेवियर लाइफ सर्कल, कैसे वो रिक्वायरमेंट्स आगे प्रोसेस करेंगी। सॉलिडिटी इन दोनों में नहीं होती, सॉलिडिटी हमेशा रीमिक्स पे होती है। ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय, इन दोनों की पावर नहीं है, वो भी रीमिक्स की है। गैस फीस, ये दोनों फाइल्स नहीं कट कर सकती, वो भी हमारी रीमिक्स पे पावर है। डेवलपर यूज कोडिंग रिक्वायरमेंट्स, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग, यहां पे आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस फाइल में, और यहां पे आपको लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ एल्स की, अगर बर्न नहीं करना तो, अगर बर्न करना है तो कब करना है, कितने कॉइन्स बनने के बाद, कितनी एनएफटी बनने के बाद बर्न होना चाहिए, तो ये लॉजिक्स होते हैं। अगर ट्रांसफर करना है तो रॉयल्टी कितनी आनी चाहिए, ये लॉजिक्स है। ऑडिटर यूजर एक्सपेक्टेड रूल्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो हमने रूल्स रखे हैं वही रूल्स जो है बिहेवियर में होने चाहिए। स्टूडेंट बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, कॉन्ट्रैक्ट का फ्लो, यहाँ पे आपको डिजाइन की समझ आती है इस फाइल में, और यहाँ पे आपको उस डिजाइन के फ्लो की समझ आती है। डॉट एसओएल डिजाइन, डॉट एसओएल फंक्शन, इसमें हम डॉट एसओएल को डिजाइन करा और इसमें हमने डॉट एसओएल को फंक्शन में कन्वर्ट करा। अब यही सारी फाइलें मिक्स होकर एक डॉट एसओएल फाइल बनेगी आगे चल के। स्टूडेंट को क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट भी एग्जैक्ट वन ऑफ वन परमानेंटली लॉग्ड एनएफटी बना रहा है, बहुत सारे रूल सेम रह सकते हैं, लेकिन उससे ये डिसीजन उन्हें ये डिसीजन खुद लेने हैं। प्रोजेक्ट पर्पस, हमारा प्रोजेक्ट है क्वाइनलेट, स्टूडेंट का है यूनिवर्सिटी डिग्री वेरिफिकेशन एनएफटी या हॉस्पिटल सर्टिफिकेट एनएफटी, तो ये नाम आपने चेंज करने हैं। हमारी सप्लाई है 1, स्टूडेंट की सप्लाई 1 से 500 भी हो सकती है, अगर ऐसी है तो आपको फिर कोड भी चेंज करना पड़ेगा। हु कैन मिंट, हमारे में सिर्फ ऑथराइज पर्सन कर सकता है। स्टूडेंट के केस में यूनिवर्सिटी भी मिंट कर सकती है, हॉस्पिटल भी मिंट कर सकता है, कंपनी भी मिंट कर सकती है, एडमिन वॉलेट भी मिंट कर सकता है, और पब्लिक भी मिंट कर सकती है। तो आपके केस में ये सारे भी हो सकते हैं। ट्रांसफर अलाउड हमारे केस में नहीं है, स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि कलेक्शन एनएफटी यस, सर्टिफिकेट देना है कि नहीं देना, मेंबरशिप डिपेंड्स ऑन बिजनेस रूल। बर्न अलाउ करना है, नो, प्रोजेक्ट के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में डिफरेंट हो सकता है। मेटा डाटा चेंज करना है हमारे केस में, नो, और किसी इवॉल्विंग मेंबरशिप प्रोजेक्ट में यस हो सकता है, अगर उस केस में कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर डिफरेंट होगी, तो ये अलग केस है, जब कभी कभी किसी केसेस में हमें मेटा डाटा चेंज भी करना पड़ सकता है, तो वो उस केसेस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के काम में मान लीजिए आपके पास फाइल आई है XYZ किसी पर्सन की, ब्लॉकचेन पे इसके डाटा को स्केल करने के लिए आपने कर दिया, लेकिन हफ्ते बाद उसी बंदे की फाइल दोबारा आई, लेकिन अब उसकी फाइल में कुछ पेजेस और ऐड हुए हैं,
तो आप वहां पे पिछला सीआईडी डिलीट कर सकते हैं और नया सीआईडी अपलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी पर्सन की फाइल थी लेकिन उसमें नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। तो ऐसे केसेस में आप सीआईडी को चेंज कर सकते हैं। सेल पेमेंट हमारे में नो है। कमर्शियल मिंटिंग अगर होती है तो यस है। तो प्राइस पेमेंट लॉजिक सेपरेटली डिजाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगाया नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि अगर आपके केस में मिंटिंग पब्लिकल है तो आपको फिर प्राइस पेमेंट लॉजिक भी देना पड़ेगा, जैसे मैंने अपने केस में दे रखा है। अब पूरी लर्निंग जर्नी कनेक्ट करो। क्या करा? इमेज एसेट फोल्डर, पिनाटा इमेज सीआईडी, वन डॉट जेसन मेटा डाटा, इमेज सीआईडी इंसर्ट करी पिनाटा में, मेटा डाटा सीआईडी, फिर एसेट मैनिफेस्ट आ गया रजिस्टर, फिर प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करा, फिर वैलिडेट मेटा डाटा डॉट पाइथन, फिर क्वालिटी चेक करी उसकी। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन डॉट टेक्स्ट फाइल, व्हाट शुड द कॉन्ट्रैक्ट डू, कॉन्ट्रैक्ट फ्लो टेक्स्ट, हाउ शुड इट बिहेव, क्वाइलट जीनियस एम्बलम डॉट एसओएल, टर्न दोज रूल्स इनटू रियल कोड। यहां पे हम लोग ने जितने रूल्स बनाए हैं हम उनको टर्न कर देंगे रियल कोड में। हम सॉलिडिटी कोड पहले नहीं लिख रहे, पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कोड को करना क्या है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में पहले रिक्वायरमेंट्स और बिहेवियर क्लियर करना, फिर इंप्लीमेंटेशन लिखना ज्यादा डिसिप्लिन अप्रोच है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट दो फाइल्स, जिसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपको सिर्फ इसको समझना है, ताकि कि आपको पता हो। और जब भी कॉपी पेस्ट करें ध्यान से करें, और कुछ जगहों पे आपको अगर चेंज करना है तो उसको ध्यान से करें। अब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे हो चुकी हैं 6 फाइलें, और ये सारी फाइल्स का अब आपको मतलब समझ आ गया कि ये हमारी इमेज से जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी एनएफटी की। फिर हम उस इमेज की एक छोटी सी डिटेल लिखते हैं जो बहुत काम की होती है, ठीक है, बट कम होती है, काम की होती है वो, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग फिर एक रजिस्टर तैयार करते हैं जिसमें हम मोटी मोटी सारी डिटेल्स उसके बारे में लिख लेते हैं। फिर हम टीचर के पास जाते हैं और एक कोड टीचर ने ऑलरेडी हमें दे रखा होता है। उस कोड में हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जिनको हम टर्मिनल पे रन करके ये सारी फंक्शनैलिटी चारों फाइल्स की चेक कर लेते हैं। फिर जब ये सारी चीजें डिजाइंड ओके, पाथ डिजाइंड हो जाता है, पाथ वेरीफाई हो जाता है, सीआईडी नंबर वेरीफाई हो जाते हैं, फाइल्स वेरीफाई हो जाती हैं, इमेज वेरीफाई हो जाती है, फॉर्मेट वेरीफाई हो जाता है, हर चीज जब वेरीफाइड हो जाती है तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फाइल्स बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जिसमें हम लोग डिजाइन रेडी करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट की आईडी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट का नेम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का सिंबल क्या होगा, टोकन का स्टैंडर्ड क्या होगा, टोकन का लॉग का स्टैंडर्ड क्या होगा, मैक्सिमम सप्लाई कितनी होगी, टोकन आईडी क्या किस नंबर से हो, एडिशन में क्या हो, उसका पर्पस क्या हो। यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे। पढ़ते तभी तो मैंने पढ़ाया आपको, जो चेंज करना कर सकते हैं। इनिशियली इशुआंस कौन कर सकता है? जैसे ऑथराइज पर्सन ही कर सकता है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपको क्वाइलट ये हटा देना है, आप अपना नाम लिखेंगे। पब्लिक मिंट यहाँ पे डिसेबल ही रहेगा, पब्लिक स्केल भी डिसेबल, मिंट प्राइस नन है, रॉयल्टी भी 0% है। ट्रांसफर आफ्टर इनिशियल इशू होने के बाद क्या हो, डिसेबल हो जाए परमानेंट। टोकन अप्रूवल डिसेबल, ऑपरेशन अप्रूवल भी डिसेबल, बर्न भी डिसेबल। मेटा डाटा यूआरआई यहाँ पे हम अपना मेटा डाटा का डालेंगे। मेटा डाटा चेंज डिसेबल, ओनर आफ्टर इशू तो यही सेम आएगा, आपका नाम आ जाएगा। ऑफिशियल क्वाइन अलर्ट, स्टेटस नोट फॉर सेल, इन्वेस्टमेंट नन। तो ये हमने डिजाइन रेडी कर लिया, और यहाँ पे हमने उस डिजाइन को एक टेक्निकली शेप दे दी। क्वाइन अलर्ट जीनियस एम्बलम, कॉन्ट्रैक्ट फ्लो। स्टेप 1 क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होना चाहिए सबसे पहले, और डिप्लॉय होते कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 0 से। स्टेप 2 कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाला ऑथराइज इशूअर सेट होता है। तो मतलब अब जो इसको अप्रूवल देने वाला है उसका वॉलेट का एड्रेस इस पे लगेगा। जो ऑथराइज इशूअर होगा वो फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब वो उसको आगे मिंट करेगा। उसके बाद ऑफिशियल क्वाइलट वॉलेट रेसिपिएंट के रूप में दिया जाता है, मतलब जो
वॉलेट आपका अटैच हुआ, वो अब इसके साथ ऑथराइज हो चुका है, उसको परमिशन मिल चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है क्या टोकन आईडी 1 पहले इश्यू तो नहीं हो चुकी। अब जब आप पहली बार मिंट करते हैं तो आपको वो चेक करता है कि भाई ये कहीं पहले तो एक नंबर टोकन आईडी बन तो नहीं चुकी। अगर आया नो तो वो यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, अगर आ गया यस तो वो वहीं पे ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने इस फाइल में डिजाइन रेडी करा था, इस फाइल में फंक्शनैलिटी रेडी कर रहे हैं। तो फिर टोकन आईडी 1 मिले, फिर क्रिएट होती है। ओके, टोकन का ओनर कौन होगा? आप होंगे। टोकन का यूआरएल क्या होगा? तो आईपीएफएस, यहाँ पे मेटा डाटा का सीआईडी नंबर डालोगे। फिर मेटा डाटा 1.json, मेटा डाटा कहाँ पे पड़े? उसको 1.json में पड़े। मेटा डाटा की इमेज फील्ड क्या होगी? तो यहाँ पे आप इमेज का सीआईडी डालते हैं। फिर मेटा प्लेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट होगा, टोकन आईडी, फिर टोकन यूआर नंबर, फिर मेटा डाटा पे जाएगा, फिर इमेज पे जाएगा। ये सब वो रीड कर सकता है, ये परमिशन हमने उसको दे दी। इशू होने के तुरंत बाद टोकन आईडी 1 परमानेंटली लॉग्ड हो जानी चाहिए। ये भी मैं उसको साथ में बता रहा हूं कि ये लॉग्ड 1 रिटर्न्स ट्रू, कि जैसे ही, ये हम सब चेक करेंगे उसमें डिप्लॉय में, कि जैसे ही मुझे #1 आईडी लॉक हो, टोकन मिले, उसके साथ के साथ ही ये लोड हो जानी चाहिए। अप्रूव रिजेक्ट हो जाना चाहिए। एक बार अप्रूव हो गया उसके बाद कोई अप्रूवल मांगे रिजेक्ट हो जाना चाहिए। सेट अप्रूवल फॉर ऑल, हर एक के लिए, किसी एक बंदे के लिए, ओनर के लिए नहीं, सब के लिए ये कमांड होनी चाहिए कि हर कोई आके अप्रूवल करने की कोशिश करे, रिजेक्ट हो जाए। ट्रांसफर रिजेक्ट होनी चाहिए। सेफ ट्रांसफर फ्रॉम, वो भी रिजेक्ट होनी चाहिए। बर्न डू नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड मिंट रिजेक्टेड, एक बार मिंट होगी रिजेक्ट हो जानी चाहिए। फाइनल स्टेट में क्या होना चाहिए? सप्लाई एक ही होनी चाहिए, टोकन आईडी एक ही होनी चाहिए, ओनर का नाम यहाँ पे लिखोगे। ट्रांसफरेबल नो होगा, सेलेबल सॉरी नो होगा, पब्लिक मिंट नो होगा, मेटा डाटा चेंज नहीं हो सकता, स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम सप्लाई 1 होगी, फ्लो इस तरीके से काम करेगा, और लास्ट में वो रिजेक्टेड दे देगा अगर ये सारी चीजें ऑलरेडी वर्किंग में है। तो ये जो थी हमारी सारी चीजें थी। और एडवांस में अगर मैं अगर देखूं तो अ, कल शायद मैंने वहां पे करा था। एक मिनट दीजिए, फाइल, न्यू फाइल, नहीं, ओपन डेस्कटॉप, नहीं वो फाइल मेरे को ना एक बनानी पड़ी। मैंने सोचा था वो जेसन ओ .sol की फाइल मैंने एक्चुअली बनाई थी, वो मैं आपको दोबारा दिखाता। तो चलो वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। और यहाँ पे फिर हमारी, मतलब वहीं पे वीएस कोड में ही अब हम, इसके बाद अगर कल दोबारा लेक्चर चाहिए होगा तो ले लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद जब भी आप कहोगे, फिर उसके बाद हम लोग ये फाइनल फाइल बनाने वाले हैं वहां पे वीएस कोड में। फिर जब वहां पे बन गई तो वहां से हम लोग ये वीएस एसएल फाइल को यहाँ लेके आएंगे, और हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एक एनएफटी बनाने से पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीएस कोड पे। समझे आप? इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे मंचों पे बोला जाता कि क्या करना, जरूरत क्या है सीखने की। तो इतनी मेहनत के बाद आप इस पे आते हो, और जब इस पे आते हो तो फिर यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फाइल एक्सप्लोर से, कंपाइल से। कंपाइल के बाद यहाँ पे अगर टिक सही आ गई तो आपकी किस्मत अच्छी है। फिर आप डिप्लॉय पे जाते हैं, और फिर यहाँ से आप असली गेम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की। और फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे जब हम इसको ओके करेंगे, यहाँ पे ये जो सारी चीजें हम चेक करेंगे, ये जो यहाँ पे है ना, ये सारी चीजें इशू होने के बाद क्या हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चेक करना, फिर उसके बाद मिंट होने के पे बाद क्या हो, फिर उसके बाद बर्न होने पे क्या हो। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे कमांड रन करके, कि भाई बर्न करके देखो कहीं ये तो नहीं बर्न हो रही है, वहां पे ट्रू आता है कि नहीं हो रही। ट्रांसफर करके देखो, एरर आ जाएगा। फिर ऑथराइज करके देखो, एरर आ जाएगा। ठीक है, सेल करके देखो, एरर आ जाएगा। टोकन टूल जनरेट करके देखो, एरर आ जाएगा। फिर सब हम यहाँ पे रन करते हैं। जब ये सारा कुछ रन हो जाता है तब आपका फिर स्टार्ट होता है मेटा मास्क के साथ इसकी अटैचमेंट। वो अटैचमेंट के बाद आपका जो कनेक्टिविटी बनती है और आप गैस फीस दे देते हैं, तब फिर आपको, आज मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, क्योंकि अब हम धीरे धीरे काफी करीब आते जा रहे हैं। तो ऐसे करके आपका वॉलेट होगा, ठीक है, और वॉलेट के साथ
तो यहाँ पे जब आप ये सारी चीजें कर लोगे और आपका वॉलेट अटैच हो गया, मतलब ऐसे आपने वॉलेट ओपन करा और उसके बाद ये इसके साथ अटैच हो गया, तो अटैच होने के बाद, बोलो जो भाई, मुझे। 1 मिनट जी। हैं? हाँ, ये देखिए ओपन हो गया। माइक बंद रखिए प्लीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ओपन हो गया, तो ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पता चल जाएगा कि ये ऑथोराइज पर्सन है, ये वॉलेट ऑथोराइज पर्सन है। और ये देखो जो एनएफटीज मैंने बाई करी है, वैसे आपको नॉर्मल ऐसे दिखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप एनएफटी के कॉलम में जाएंगे, तो ये आपको फिर ऐसे आपकी एनएफटी दिखाएगा कि भाई आपने ये एनएफटीज बाय करी हुई है। अब आप खुद सोच के देखो आप जो कर रहे हो, यहां पे जो मुझे ये एनएफटी दिखा रहा है, ये फोटो यहां पे पड़ी ही नहीं है। अब आपको पता हो गया कहां पे पड़ी है ये सर्वर पिनाटा के ऊपर पड़ी है। और ये क्या क्या रीड कर रहा है, ये यहां से कोड रीड कर रहा है कि इस बंदे ने पैसे कटवाए थे, गैस फीस दी थी, और इस बंदे का टोकन नंबर ये है #002, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कभी नहीं बदला जा सकता। ठीक है जी, टोकन स्टैंडर्ड किस पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से उसको मिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये एनएफटी मिल जाती है। लेकिन ये सारी एनएफटी का डाटा कहाँ पड़ा है, पिनाटा पे। ऐसे ये यहां से चेक होता है। फिर मान लो वो क्या करता है, वो इसी को क्लिक कर देता है, तो वो यहाँ पे ब्लॉकचेन पे आ जाता है। यहाँ पे ब्लॉकचेन पे उसकी जो एनएफटी है उसकी डिटेल आती है। ये देखो क्वांटिटी 2 आ रही है और उसकी डिटेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो ये जो नंबर है 0x31 तो यहां से आप ऐसे वेरीफाई कराते हो डाटा कि सर ये देखो आपका ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे वेरीफाई होता है। समझ रहे आप। तो ये टोटल क्लास थी आज की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।